अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे पास एनर्जी एंड पोटेंशियल। अभी जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें इस हेडिंग का मतलब समझ आ जाएगा। सबसे पहले याद करें हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़ी हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमें ये बात पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके ऊपर किस पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रही है उस फील्ड की वजह से, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, सही है। तो ये आपके पास E=F/Q का फॉर्मूला होता था। अब अगर आप ये निकालना चाहें कि वो जो फोर्स है वो कितनी है, मतलब फोर्स के रिस्पेक्ट में वो फॉर्मूला लिखना चाहें, तो Fe=QE ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? E=F/Q होता है ना, तो आपको अगर F निकालना है तो Q दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो Q × E हो जाएगा। और यहाँ पे E डिनोट करता है कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ से है, ठीक है। वो जो फोर्स होती है पॉइंट चार्ज के ऊपर जो हम लोग पढ़ रहे थे, वो फोर्स क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी फोर्स होती है जो वो उस चार्ज के ऊपर लगा रहा होता है। अभी के लिए सिर्फ इतनी चीज़ याद रखें, ठीक है। अब हम थोड़ी नई चीज़ पढ़ते हैं। नई चीज़ में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, और आपने एक चार्ज है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया आपने, ये L1 है, ये L2 है। आप उस चार्ज को L1 से लेकर L2 तक मूव करवा रहे हैं। आप क्योंकि लेंथ का चेंज आया है तो चेंज इन लेंथ को हमने DL से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूंगी कि इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो इस फील्ड की फोर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल बराबर हो जाएगी। इस फील्ड की फोर्स क्या है, F × AL। AL कहाँ से आ गया भाई, यहाँ पे ये फोर्स का कंपोनेंट होगा। फोर्स पूरी फील्ड में नहीं निकाल रहे आप, इस एक हिस्से में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फोर्स का छोटा सा हिस्सा है। तो जो FEL है वो कैसे निकालेंगे आप याद करें चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, जब भी किसी वेक्टर का पूरी फोर्स एक वेक्टर थी, ठीक है, उसका छोटा सा कंपोनेंट, छोटा सा पार्ट निकालना हो तो आप क्या करते थे, उसी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेते थे, तो वो छोटा सा पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो छोटा सा पार्ट है फोर्स का FEL हमें वो निकालना है, ठीक है। मतलब कि इस चार्ज के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी फोर्स लग रही है। तो FEL आप लोग कैसे निकालेंगे, F × AL करके, मतलब मेन वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। तो F अभी आपने देखा था QE के बराबर था, AL एज इट इज, ठीक है। तो ये इस फोर्स का फॉर्मूला बन गया जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो फोर्स है ये इस फील्ड की तरफ से लगाई गई है इस चार्ज के ऊपर। अब देखें, अब मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की। यहाँ पे हमने एनर्जी की, वर्क डन की तो कोई बात ही नहीं करी। अब एनर्जी कह लें या वर्क डन कह लें, एक ही बात है। एनर्जी या फिर वर्क डन क्या है, अगर मैं इस चार्ज को मूव करवा रही हूँ L1 से L2 तक, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। मैंने नहीं बताया ये फील्ड कैसे जनरेट हुई है, क्या हुई है, बस याद रखिए डायरेक्शन मैं बता रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इसकी डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ है, Q को भी मैं बाहर की तरफ मूव करवा रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, Q को भी बाहर की तरफ मूव करवा रही हूँ। पहले ही धक्का लग रहा था, आपने उसी डायरेक्शन में धक्का मारा, आपको अपना कोई काम नहीं करना पड़ा इसमें, वो खुद ही बाहर की तरफ ही मूव होगा, ठीक है। मगर अगर इस Q को मैं L2 से लेके L1 तक लेके जाती हूँ, अब बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैं Q को अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी खुद से। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसके अपोजिट है, मतलब अब उस फोर्स के अपोजिट है मेरी फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड, मतलब मेरी तरफ से अप्लाइड की हुई फोर्स इसके अपोजिट है, तो माइनस की साइन लगा दी। इसीलिए फॉर्मूले में हमेशा माइनस आया करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। और ये वेक्टर्स भी देखने जरूरी है। यहीं से देखें कौन सी चीज वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। चार्ज हमेशा स्केलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर होती है, ठीक है। और ये जो अभी फोर्स निकाल रहे हैं ये भी अभी हमारे पास स्केलर है, ठीक है, क्योंकि हमने कंपोनेंट लिया है एक छोटा सा। पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमारे पास वेक्टर थी, ठीक है। अब देखें, अब अगर मुझे वो वर्क डन निकालना है कि मैं कितना वर्क डन कर रही हूँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखें। वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये हमारे पास पहले वाली क्लासेस में हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए। फोर्स अभी मैंने निकाली, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि मैं अप्लाई कर रही हूँ फोर्स, मेरा वर्क डन है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स आ गई इनटू डी क्या है, डिस्टेंस मैंने अभी बताया चेंज इन लेंथ DL, ठीक है। अब ये DL जो है ये चेंज इन लेंथ कांस्टेंट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बोले 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक ट्रैवल किया, तो 3 - 1 2 मीटर होता है, तो DL एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर आ गया और इनटू AL इसका यूनिट वेक्टर। अब सवाल ना आपको डिफरेंट तरीके से गिवन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है सवाल में आपको AL गिवन हो और कोई
लेंथ गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यही अगर सवाल में कोई ऐसी चीज़ गिवन ही नहीं है, सिर्फ चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये कैसे आया, देखिए डीएल और उसी का यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने बताया था। देखिए ना, यहाँ से अगर यूनिट वेक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया सिंपल। आपके पास ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास सिर्फ क्यू और ई गिवन हो, ए एल जैसी कोई चीज़ नहीं गिवन, लेंथ जैसी कोई चीज़ नहीं गिवन। आप बोलेंगे अब डीएल कहाँ से आएगा, वही देखिए डीएल की वैल्यूज होती है रेक्टेंगुलर सिस्टम में, ये वैल्यू होती है वेक्टर की, ये जो वेक्टर है इसकी, ये आपने सिंपल ये लर्न करनी है। और डीएल अगर सिलेंड्रिकल सिस्टम है, आप सवाल जब गिवन होता है ना तो रॉ अगर गिवन होगा तो समझे वो सिलेंड्रिकल सिस्टम की बात कर रहा है, तो डीएल आपने ये रखना है। इसी तरीके से स्फेरिकल सिस्टम में डीएल ये होता है, क्यू और ये आपको सवाल में पहले गिवन होगा, ये आपके पास डी डब्ल्यू मतलब डिफरेंशियल वर्क हो गया, ठीक है। डी कैसे आया भाई, सिंपल डी एल, ठीक है, यहाँ पे डीएल आ गया, ये डीडब्ल्यू हो गया। आपको सवाल में सिर्फ वर्क डन नहीं बोलेंगे, ये वाला फॉर्मूला आपने जब यूज करना है जब आपको कहेंगे कि डिफरेंशियल वर्क डन, चेंज इन वर्क डन आपने फाइंड करना है, ठीक है। वरना अगर सिंपल वर्क डन आपको बोले कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट से फाइनाइट लेंथ है उसकी, आप वर्क डन निकालो, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसी को आप इंटीग्रेट करें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वर्क डन आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आ गई, चार्ज और माइनस बाहर आ गया, सिंपल ई इंटू डी एल, इनिशियल से फाइनल तक का पॉइंट, ठीक है, फाइनल टू इनिशियल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी थ्योरेटिकल। अब हम इसका जो है प्रॉब्लम्स करके देख लेते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं कि हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। अब देखिए हमारे पास ये ड्रिल प्रॉब्लम 4.1 गिवन है। अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म गिवन है आपको इसकी, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े अभी तक, ठीक है। ये रहे डी डब्ल्यू वाले, डी डब्ल्यू, और ये रहा डी डब्ल्यू आपके पास, ये रहा क्यू इंटू डी एल वैक्टर और ए एल वैक्टर होगा, डी एल कॉन्स्टेंट होगा। ये दो फॉर्मूला से इंटीग्रेशन मैंने इसके लिए लगाई थी, इंटीग्रेशन देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इन मूविंग अ 6 नैनो कूलम चार्ज, आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, मतलब क्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है भाई। ई भी गिवन है आपको, क्यू ई दोनों गिवन है। अब देखें एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 माइक्रो कूलम स्टार्टिंग एट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है कि आपने एक 6 नैनो कूलम के चार्ज को इतने डिस्टेंस पे मूव करवाया, तो अब ये कांस्टेंट आपको डीएल गिवन है, ठीक है। स्टार्टिंग एट पॉइंट को छोड़ दें, वो जब आखिर में आंसर आएगा उसमें पुट किया करें। एंड प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए एल, साफ आपको दिख रहा है, आपको ए एल की वैल्यू गिवन है, डी एल गिवन है, क्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी डब्ल्यू निकालना है मुझे और फॉर्मूला है मेरे पास माइनस का क्यू ई वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ए एल डी एल, सही है। अब देखें ये हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, डी डब्ल्यू माइनस का क्यू ई वेक्टर इंटू ये डी एल का वेक्टर बन जाता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डी एल का वेक्टर फाइंड करूंगी ताकि मैं फिर उसको डॉट प्रोडक्ट कराऊं ई के साथ। तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, ए एल इंटू डी एल हो जाएगा। ए एल की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई, माइनस का 6/7 ए एक्स प्लस का 3/7 ए वाई प्लस का 2/7 ए जेड, ठीक है। ए एल इंटू डी एल की वैल्यू क्या है भाई, 2 माइक्रो कूलम्स, 2 माइक्रोमीटर, 2 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। तो ये सिंपल मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6/7 इंटू 2 एक्सपोनेंट -6, आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.714 एक्सपोनेंट -6 ए एक्स, 3/7 करूँगी अब मैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 मतलब के माइनस का 8.57 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस नहीं होगा ये प्लस होगा, मैंने माइनस की साइन चेंज नहीं करी, ठीक है। और हो जाएगा 2/7 प्लस का 5.714 एक्सपोनेंट -7 ए एक्स ए वाई और ए जेड। आपके पास डीएल का आंसर आ गया सिंपल। अब आपने क्या करना है, डिफरेंशियल वर्क फाइंड कर लें। ये आपके पास हो जाएगा माइनस का क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 एक्सपोनेंट -9,
ठीक है। ई की वैल्यू सिंपल एज इट इज पुट करें, 1/z² 8xyz ax प्लस का 4x² ay माइनस का 4x² az, और फिर ये पूरी वैल्यू पुट करें dl की, माइनस का 1.714 एक्सपोनेंट माइनस 6 ax प्लस का 8.57 एक्सपोनेंट माइनस 7 ay प्लस का 5.714 एक्सपोनेंट माइनस 7। अब सिंपल देखें, ए एक्स को ए एक्स से करेंगे 1 आ जाएगा, ए वाई को ए वाई से करेंगे, ए जेड को ए जेड से करेंगे 1 आ जाएगा। सिंपल इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, फिर तीनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करें। ये सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग कर लिएगा। और फिर जो आखिर में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी, ठीक है, उसमें इक्वेशंस होंगी x² y² z², ठीक है, उसमें आपने ये पॉइंट पुट कर देना है, p 2 -2 और 3, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ, आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 149.3 और जूल्स। ये कुछ आंसर आ जाएगा, आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, सवाल में आपको अगर डीएल, ये फॉर एग्जांपल ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे भाई ये पॉइंट जो गिवन है ये रेक्टेंगुलर का पॉइंट है। कैसे? यहाँ पे एक भी डिग्री मौजूद नहीं है, वरना जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिस्टम होता है उसमें एक एंगल तो मौजूद होता ही है, फाई या थीटा या जो भी है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम आपको दिख जाता है, यहाँ से भी दिख जाता है, ए एक्स ए वाई ए जेड। अगर सिलेंड्रिकल होता तो ए रॉ होता, ठीक है, और अगर स्फेरिकल होता तो ए आर होता। यहाँ से भी दिख गया आपको रेक्टेंगुलर सिस्टम में। तो आप यहाँ पे डी एल की वैल्यू डायरेक्ट ले लेते, क्या ले लेते, डी एक्स ए एक्स प्लस का डी वाई ए वाई प्लस का डी जेड ए जेड, इस तरीके से करके वैल्यू ले लेते। तो ऐसी तो कोई चीज़ गिवन नहीं थी आपके पास सिंपल चीज़ें मौजूद थी। आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, इसका आंसर निकाला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का हो तो आंसर स्केलर आता है, स्केलर को -q से मल्टीप्लाई करा देंगे। वर्क डन वैसे भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वेक्टर आ भी रहा हो तो आप सोच लेंगे आपने गलत करा है, ठीक है। तो DW आ जाएगा आपके पास और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जो आगे का काम होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहे होंगे।